Assalamu alaikum dear. Welcome to the intellectual property law session. Dear, today we are going to discuss a very important fundamental document in terms of intellectual property law. But before going into that discussion, let me allow to recall some of the fundamental concept of intellectual property we had discussed in our previous session. Just to get you on board, let me explain the definition of intellectual property law again. Intellectual property is the product of one intellect. It is the creation of one mind, and by nature this intellectual property is intangible property. It is incorporeal property. And intellectual property, it can be divided into two categories, namely industrial property and copyright. वो प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है या यूज़ होती है, दैट इंक्लूड पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, यूटिलिटी मॉडल एक्सेट्रा. सर, हमारा आज का जो सेशन है दैट विल बी अबाउट इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. The second category of intellectual property is a property to which a copyright may be assigned that include literary work, artistic work, cinematographic work, etc. सर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं. लेकिन जब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन सबसे पहला स्टैट्यूट जो हमें मिलता है दैट इज़ इन 1266, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट देता है इन द टेन्योर ऑफ ए किंग हेनरी III, कि जब बेकर को इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक ख़ास किस्म का जो सिंबल है वो रखेंगे, लगाएंगे. देन द सेकेंड स्टैट्यूट जो कि पैटेंट के हवाले से है मिलता है, जो इटालियन पार्लियामेंट है इन 1474 पास करता है वेनेशियन पैटेंट स्टैट्यूट के नाम से, कि जब वो पेटेंट राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, पेटेंट राइट को डिफ़ाइन करते हैं. एंड देन इन 1710 ब्रिटिश पार्लियामेंट एक स्टैट्यूट देता है टू बी नोन एज स्टैट्यूट ऑफ एने, जो कि बेसिकली कॉपीराइट के हवाले से था, जिसको कॉपीराइट स्टैट्यूट भी कहा जा सकता है. लेकिन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन या इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से 1883 जो सबसे पहली ट्रीटी होती है पेरिस में, जिसको पेरिस कन्वेंशन कहते हैं. सर, आज हमारा टॉपिक पेरिस कन्वेंशन, और आज हम देखेंगे कि पेरिस कन्वेंशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी नेचर क्या है, एंड ये किस मकसद के लिए बनाया गया, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पेरिस कन्वेंशन, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन. सो देखते हैं पेरिस कन्वेंशन को. जब हम बात करते हैं पेरिस कन्वेंशन की डिस्क्रिप्शन को, तो इट्स मीन हम देखते हैं कि ये कितने आर्टिकल पे मुश्तमिल है, कब बना, कब नहीं बना, राइट. सो जो टोटल जो आर्टिकल्स हैं, आई मीन टू से इस पेरिस कन्वेंशन में टोटल आर्टिकल ये है, टोटल आर्टिकल 30 आर्टिकल है. यहाँ पर लफ्ज़ आर्टिकल यूज़ हुआ. जितनी भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जो लॉ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल से. डोमेस्टिक लॉ में सम टाइम आर्टिकल एंड सम टाइम सेक्शन यूज़ हो जाता है. ये एक सेपरेट डिबेट है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम उसको दे सकते हैं. लेकिन चूँकि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट का डोमेस्टिक लॉ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ये उसके ऊपर आई मीन टू से असरअंदाज होता है, दैट्स वाई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्टिकल यूज़ होता है लॉ के लिए. सर, ये जो पेरिस कन्वेंशन है ये साइन होता है, कब साइन होता है? ये साइन होता है 1883, ऑलमोस्ट 20 मार्च 1883 को ये साइन होता है. और इफ़ेक्टिव कब से इफ़ेक्टिव होता है?
आई मीन टू से ये कब से नाफिजुल अमल होता है, तो ये होता है 1884। सर साइन एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ की तरह इन्फोर्स नहीं होता कि आज पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, कल प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो परसों से वो इन्फोर्स हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ के अपने स्टैंडर्ड है, अपने रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में इन्फोर्समेंट का मेकैनिज़्म लिखा होता है, रिक्वायरमेंट बताई होती है, वो लीस्ट स्टैंडर्ड बताया होता है कि जब इतने ममालिक इसको रेटिफाई कर लें देन इतने महीनों के बाद या इतने साल के बाद ये नाफिजुल अमल होगा। तो ये जो पेरिस कन्वेंशन है इसको इनिशियली अगर देखा जाए, इनिशियली 11 ममालिक ने इसको आई मीन टू से साइन किया, बाद में बहुत सारे ममालिक ने इसको एडॉप्ट किया। इस वक्त आलमोस्ट 194 मेंबर हैं पेरिस कन्वेंशन के, जिसमें 183 स्टेट हैं एंड वन इज़ दैट इज़ यू नो दैट यूरोपीय यूनियन इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। तो इफ़ेक्टिव कब से होता है? इफ़ेक्टिव होता है 1884 से। अब ये जो कन्वेंशन है ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहा, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा, मुख्तलिफ आई मीन टू से मुख्तलिफ ईयर में, फिर फाइनली ये अमेंड होता है, अमेंडेड इन 1979 को ये फाइनली अमेंड होता है, जो कि अब तक चला आ रहा है। सो डिस्क्रिप्शन सिंपल सी बात, टोटल 30 आर्टिकल पर मुश्तमिल 1883 को ये साइन हुआ और 1884 को ये इफेक्टिव यानी कि फंक्शनल हुआ। टोटल इनिशियली जो थे वो 11 मेंबर ने इसको साइन किया हुआ था और इस वक्त आलमोस्ट 184 इसके मेंबर हैं। सर जब हम इसके नेचर की बात करते हैं कि ये जो पेरिस कन्वेंशन है इसकी नेचर क्या है, तो इट्स मीन के हम इससे कहना चाह रहे हैं कि ये बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है, या ये कब बाइंडिंग होगा, एक्सेट्रा किन के ऊपर बाइंडिंग होगा, इसकी अपनी हैसियत क्या है। तो ये जो पेरिस कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन बेसिकली फर्स्ट ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इन अदर वर्ड ये पहला डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये पब्लिक ट्रीटी है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ ट्रीटी एंड कन्वेंशन, जिसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है, लेकिन इस सेशन की हद तक हम ये समझ लेते हैं कि एवरी कन्वेंशन इज़ अ ट्रीटी बट एवरी ट्रीटी मे नॉट बी अ कन्वेंशन। सो ये पब्लिक ट्रीटी है बिकॉज आलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ने इनको रेटिफाई किया हुआ है, एडॉप्ट किया हुआ है। सो इसकी जो नेचर है बाइंडिंग इन नेचर है, ये बाइंडिंग इन नेचर है उन तमाम स्टेट के ऊपर कि जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है या एडॉप्ट किया हुआ है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान ने इस पेरिस कन्वेंशन को 2004 में एडॉप्ट किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 2004 को भिजवाया गया, साइन किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो को। सर ये जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, वो ममालिक जो सिग्नेचरी होते हैं वो उसकी रेटिफिकेशन करते हैं, और वो ममालिक के जो सिग्नेचरी नहीं होते या वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं करते बट लेटर ऑन दे वांट टू एडॉप्ट, तो फिर वो रेटिफिकेशन के बजाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भिजवाते हैं कि हम इस कन्वेंशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान ने 2004 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
जो है वो साइन किया और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो है उसको भिजवाया। तो अब पाकिस्तान भी पेरिस कन्वेंशन का पार्ट एंड पार्सल है, इसका मेंबर है। सर जब हम पेरिस कन्वेंशन के पर्पस को देखते हैं कि ये कन्वेंशन बना ही क्यों या इसका मकसद क्या था, तो सिंपली इसका मकसद था टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन देना मकसद था। किस चीज़ को प्रोटेक्शन देना मकसद था? प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पर्टिकुलरली कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है या जो यूज़ होती है उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्शन देना मकसद था और एक स्टैंडर्ड वज़ा करना था कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसको किस तरह ट्रीट किया जाए, उसको किस तरह प्रोटेक्शन दी जाए। सर जब हम बात करते हैं पेरिस कन्वेंशन के स्कोप के कि ये कौन कौन सी चीज़ों को डील करता है, तो इट डील विद व्हाट आर इट एप्लीकेबल अपॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हवाले से ये वाइडेस्ट सेंस में है, नैरो सेंस में भी नहीं है। It apply to industrial property and widest sense। and widest sense का मतलब क्या हुआ? and widest sense का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या ये जो पेरिस कन्वेंशन है जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को डील करता है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में सिर्फ उस चीज़ को नहीं जो मैन्युफैक्चर होती है या जो फैक्ट्री में तैयार होती है। इट आल्सो एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी ये लागू है, इसको भी प्रोटेक्शन हासिल है। इवन जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोका लीफ है या कोई फ्लोर है, राइट, कोई वाइन है, तो उसके ऊपर भी उसको भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तस्वर किया जाता है। देन व्हाट इंक्लूड्स इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो पेरिस कन्वेंशन है ये कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को आई मीन टू से उसको रेगुलेट करता है। तो नंबर 1 ये रेगुलेट करता है सर पेटेंट को। पेटेंट से मुराद कोई शख्स कोई इन्वेंशन करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, वो कोई क्रिएटिविटी करता है, कोई चीज़ बनाता है, कोई चीज़ तख्लीक करता है और उस इन्वेंशन को वो रजिस्टर्ड करता है। तो जब वो रजिस्टर्ड करता है उसको, तो उसको कुछ पेटेंट राइट मिलते हैं, उस प्रॉपर्टी को पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट के हवाले से एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इंक्लूड है दैट इज यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल भी पेटेंट की तरह ही है। एक छोटे लेवल पे कोई चीज़ इन्वेंट की जाती है कुछ ख़ास ममालिक के लिए, या कोई ख़ास चीज़ हमने बनानी हो तो उसका अगर हम मॉडल तैयार करते हैं, या कोई हमने जो कार की सिक्योरिटी का कोई इस तरह छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, तो दैट कम्स इन दिस डोमेन। इसके ऊपर भी एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। नंबर 3 कोई ट्रेडमार्क। जो ट्रेडमार्क है, जब कोई कंपनी या कोई फर्म कोई प्रोडक्ट बेचती है, कोई गुड्स बेचती है और उसके ऊपर कोई निशान लगाती है, कोई अल्फ़ाबेट,
कोई साइन, कोई सिंबल या कम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो उस डिस्टिंक्ट मार्क को कहा जाता है ट्रेड मार्क। इसके ऊपर भी एक सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। नंबर 4 जिसको हम कहते हैं सर्विस मार्क। ये जो सर्विस मार्क है इसके ऊपर भी सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। सर्विस मार्क से क्या मुराद है? सर्विस मार्क से मुराद ये है कि अगर कोई कंपनी, कोई फर्म कोई बिज़नेस करती है लेकिन वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, कोई गुड्स नहीं बेचती, बल्कि सर्विसेज बेचती है, तो वो जो अपने सर्विस के लिए कोई निशान रखेगी तो दैट marks or that symbol will be known as a service mark. Apart from it, जो geographical indication है, geographical इंडिकेशन भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इंक्लूड है। इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम देख सकते हैं। व्हाट कम्स इन योर माइंड बाय द वर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन? ज़ाहिर बात है, नाम से ज़ाहिर है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है, यानी कि कोई ख़ास प्रॉपर्टी, किसी ख़ास जगह की पैदावार हो, तो उसके लिए हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि कीनिया की चाय मशहूर है, तो चाय अगर कीनिया में ही बनती है तो कीनिया की चाय, या अगर हम ये कहें कि जो आई मीन टू से कोई चुनसा जो आम है, या हम कहें कि बनू का मशहूर नस्वा, टेकन अ लाइटर नोट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो कहीं पर की जाती है वहीं पर जो है वो ओरिजिनेट होती है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है। इवन जो ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट, वो भी इंक्लूडेड है इन द आई मीन टू से इन द डेफिनेशन ऑफ ए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ट्रेड सीक्रेट से मुराद ये है कि कोई फार्मूला है, किसी चीज़ का कोई प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो आई मीन टू से तैयार की जाती है, या जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से मुराद क्या है कि अगर किसी ने कोई शेप बनाई है, किसी ने कोई स्टाइल बनाया हुआ है किसी प्रोडक्ट का, किसी गाड़ी का, किसी मोबाइल का, किसी कैमरे का, किसी जहाज़ का, एसेट्रा, तो वो जो शेप होगा उसको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की ज़बान में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहा जाता है। और ये जो पेरिस कन्वेंशन है, ये इन सारी चीज़ों को डील करता है और इसके हवाले से स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इसके हवाले से यूनिफॉर्म रूल्स बनाए जाएं और इसकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाए। सर, जब हम इसके स्कोप को देखते हैं कि इसके स्कोप में, यानी कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करता है, टू डील विद द पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड समहाउ ट्रेड ड्रेस। जो सब्सटेंटिव प्रोविज़न है पेरिस कन्वेंशन में रिगार्डिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, उसको देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। प्रोविजंस यानी कि जो लॉ है बेसिकली पेरिस कन्वेंशन में, वो कौन कौन सा है, कौन कौन से स्टैंडर्ड या कौन कौन से प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, जो लॉ है, दैट इज़ नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट से मुराद क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल नेशनल। सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन की, यानी कि सबको एक तरह की प्रोटेक्शन। इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी।
पेरिस कन्वेंशन कहता है कि वो प्रोटेक्शन जो कोई स्टेट अपने नेशनल को प्रोवाइड करता है, द सेम प्रोटेक्शन शिल बी ग्रांटेड टू द नेशनल ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अगर देखा जाए तो पेरिस कन्वेंशन जो है वो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट जो है नेशनलिटी का उसको साइड पे करता है और एक कलेक्टिव नेशनलिटी इस्टेब्लिश करता है। कलेक्टिव नेशनलिटी इन अ सेंस कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है सब का नेशनलिटी एक है। तो अगर किसी भी मुल्क में कोई भी शख्स कोई चीज़ इन्वेंट करता है या कोई डिज़ाइन बनाता है या कोई ट्रेडमार्क बनाता है तो वो उसको सेम प्रोटेक्शन दी जाएगी तमाम ममालिक में, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है नेशनल ट्रीटमेंट। मीन इक्वल प्रोटेक्शन, मीन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी नेशनलिटी। किसको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी ये भी बताया गया। इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से मुराद क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से मुराद वो स्टेट है कि जिसने पेरिस कन्वेंशन को या तो रेटिफाई किया हुआ है या तो एडॉप्ट किया हुआ है। उसको क्या देना है? इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, इक्वल प्रोटेक्शन देनी है। ये नहीं देखना कि इस मुल्क के साथ तो हमारे खारजा तल्लुकात नहीं हैं या ये तो किसी और मुल्क का बाशिंदा है। जो प्रोटेक्शन मैं अपने सिटीज़न को दूंगा, मैं अपने नेशनल को दूंगा, द सेम प्रोटेक्शन शिल बी अवॉर्डेड टू द फॉरेनर, टू द नेशनल ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये भी कहता है कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, उसको भी आपने इक्वल प्रोटेक्शन देनी है। कब देनी है ये अब बात करते हैं। जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से मुराद क्या है? वो स्टेट जिसने जो पेरिस कन्वेंशन है उसको अब तक रेटिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी पेरिस कन्वेंशन कहता है कि उनके नेशनल को भी इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। तो उसके नेशनल को कब इक्वल ट्रीटमेंट देनी है उसके लिए कंडीशन बता दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसका तो ये वेस्टेड राइट है कि उसको इक्वल ट्रीट किया जाए, उसको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाए। वो प्रोटेक्शन जो स्टेट अपने नेशनल को देता है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के नेशनल को भी देना है। लेकिन जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसका ये जो राइट है ये वेस्टेड नहीं है, ये है कॉन्टेंजेंट राइट। कॉन्टेंजेंट राइट से मुराद ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? या कब हम कहें कि वो शख्स जो किसी ऐसे स्टेट का नेशनल है कि जिसने अभी तक पेरिस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया, तो उसको कब इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी? अगर वो किसी ऐसे स्टेट का डोमिसाइल्ड है जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। यानी कि अगर कोई नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का नेशनल किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का डोमिसाइल है कि जो आई मीन टू से जिसने पेरिस कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है या एडॉप्ट किया हुआ है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट डोमिसाइल ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन। स्टेट उसको भी वही राइट प्रोवाइड करेगा जो वो अपने नेशनल को प्रोवाइड करता है। अगर वो कोई पेटेंट बनाता है, कोई ट्रेडमार्क, कोई सर्विस मार्क या कोई यूटिलिटी मॉडल एसेट्रा। सेकेंड कैटेगरी क्या बता दी गई? कहते हैं अगर डोमिसाइल नहीं है लेकिन अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस किस तरह का है? इफेक्टिव बिजनेस है। इफेक्टिव बिजनेस से क्या मुराद? इफेक्टिव बिजनेस से मुराद कि या तो उसने कोई कंपनी बनाई हुई है या कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है एसेट्रा, कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। दोनों सूरतों में वो जो शख्स किसी नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का
नेशनल है वो भी इंटाइटल होगा फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, बशर्ते वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई इफेक्टिव बिजनेस कर रहा हो, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में, यानी कि कोई कंपनी चला रहा है, कोई फॉर्म इस्टेब्लिश किया हुआ है, या कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, आई मीन टू से कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, या कुछ और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो इन दोनों सूरतों में भले वो ऐसे स्टेट का बाशिंदा है, ऐसे स्टेट का नेशनल है कि जिसने पेरिस कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ या रेटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो कि जिसने पेरिस कन्वेंशन को रेटिफाई ना किया हो, ज़्यादातर ममालिक ने इनको रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी गुंजाइश बता दी गई है कि अगर इस तरह होता है तब भी उसको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। जो सेकेंड प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज़ राइट ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी राइट। व्हाट डज मीन बाय प्रायोरिटी राइट? पेरिस कन्वेंशन प्रायोरिटी राइट से क्या मुराद लेता है? प्रायोरिटी राइट से मुराद ये है कि किसको बरतरी दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी हासिल है। अगर कोई एक से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन जमा करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल एक्सेट्रा, तो किसको प्रोटेक्शन दी जाती है? इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंड बिफोर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पेरिस कन्वेंशन कहता है कि जब कोई शख्स कोई पेटेंट, कोई डिज़ाइन या कोई ट्रेडमार्क बनाता है तो वो अपने मुल्क में एप्लीकेशन देता है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब वो एप्लीकेशन देता है, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि वो इसकी स्क्रूटनी हो और वो रजिस्टर्ड हो। तो एप्लीकेशन के बाद अगर उसको पेटेंट ग्रांट होता है या ट्रेडमार्क ग्रांट होता है तो कितने टाइम में वो बाकी ममालिक में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अगर कोई शख्स है मिस्टर XYZ, उसने पाकिस्तान में प्रोटेक्शन सीख कर ली तो वो पेटेंट राइट या वो ट्रेडमार्क किसी दूसरे मुल्क में उसको अवेलेबल नहीं है। अगर वो चाहता है कि वो प्रोटेक्शन दूसरे मुल्क में भी हो तो ही और शी हैज़ टू अप्लाई फॉर दैट इज़ वेल। तो ये पेरिस कन्वेंशन कहता है कि कितने महीनों में वो दूसरे ममालिक में प्रोटेक्शन अप्लाई करता है, प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करेगा। तो ये कहता है कि अगर उसने बनाया था कोई वो पेटेंट राइट उसको मिले थे या उसको यूटिलिटी मॉडल रजिस्टर्ड हुआ है, तो कह रहे कि विद इन 12th मंथ में वो दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ पर वो चाहता है कि उसको ये आई मीन टू से सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, तो वो विद इन 12 मंथ एप्लीकेशन देगा फॉर प्रोटेक्शन। एंड अगर उसने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ था या कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया हुआ है तो पेरिस कन्वेंशन कहता है कि विद इन 6 मंथ वो कहीं पर भी दुनिया में जहाँ जहाँ वो चाहता है कि प्रोटेक्शन हो दरख्वास्त देगा एंड देन अ प्रोटेक्शन विल बी ग्रांटेड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी अगर एक से ज़्यादा लोग दरख्वास्त दे दें किसी भी पेटेंट के लिए या ट्रेडमार्क के लिए एक्सेट्रा। तो इसको समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए कि ये एक स्टेट है पाकिस्तान एंड ये एक स्टेट है मान लीजिए इंडिया, और ये एक और स्टेट है मान लीजिए चाइना। पाकिस्तान का एक सिटीज़न, पाकिस्तान का एक नेशनल जो मिस्टर ए है, ये पाकिस्तान में फर्स्ट यानी कि 1 नवंबर 2021 को दरख्वास्त देता है अपने मुल्क में किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मान लीजिए पेटेंट। अब इसको यहाँ पर पेटेंट ग्रांट होती है तो कितने साल बाद या कितने महीनों में ये इंडिया और चाइना में भी ख़ुद को रजिस्टर्ड कर सकता है या रशिया में या कहीं किसी और मुल्क में? तो विद इन 12 मंथ। लेकिन जब इसने इंडिया में दरख्वास्त दी, इंडिया में जब इसने रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी, उसी टाइम में कोई इंडिया का एक और बंदा मिस्टर बी ने भी
उसी तरह के पेटेंट के लिए दरख्वास्त दी। यहाँ पे दरख्वास्त कब दी थी? 1 नवंबर 2021। लेकिन यहाँ पर जो दरख्वास्त मिलती है, मान लीजिए ये दरख्वास्त देता है 1 दिसंबर 2021, तो क्वेश्चन अराइजेज कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, आइदर ए को या बी को। चूंकि पेरिस कन्वेंशन कहता है कि उस शख्स को प्रायोरिटी दी जाएगी कि जिसने किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सबसे पहले रेगुलर एप्लीकेशन फाइल की। तो रेगुलर एप्लीकेशन सबसे पहले किसने फाइल की? मिस्टर ए ने। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पाकिस्तान ने भी इसको आई मीन टू से एडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने फाइल किया हुआ है एप्लीकेशन? मिस्टर ए ने। तो लिहाजा इंडिया में प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मिस्टर ए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेशनैलिटी। ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो किसी और मुल्क का बंदा है तो लिहाजा इसको प्रोटेक्शन नहीं देनी, प्रायोरिटी अपने बंदे को देनी है। नो, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैज़ फाइल्ड अ रेगुलर एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ऐसा पेरिस कन्वेंशन का मानना है। देन जो तीसरी बात ये करता है, इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये बात करता है कॉमन रूल्स की। कॉमन रूल से क्या मुराद है? कॉमन रूल से मुराद तमाम स्टेट को वंस अगेन डायरेक्ट किया जाता है कि तमाम स्टेट ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये वाला जो रूल है वो फॉलो करे। किस तरह का रूल फॉलो करे? कहा कि जितनी भी स्टेट हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस पे आई मीन टू से इसको फॉलो करें। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर कोई मुल्क किसी शख्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या कोई शख्स किसी शख्स के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है या मान लीजिए टर्मिनेट करता है या रिफ्यूज़ करता है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क इसी बेस की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करे या एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आई मीन टू से हर मुल्क की अपनी इंडिपेंडेंस है, वो जिससे चाहे उसको रिजेक्ट करे इस पर लॉ, और जिसका एप्लीकेशन चाहे तो रिजेक्ट करे। एक स्टेट का फैसला दूसरे स्टेट के फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट दे कॉल्ड इट प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड जो बात की गई वो ये कि इस वजह से भी आई मीन टू से पेटेंट रिजेक्ट नहीं होगा कि आप ये जो आर्टिकल है ये तो हमारे स्टेट में बन ही नहीं रहा, तो लिहाजा हम इसको क्यों प्रोटेक्शन दे। तो लिहाजा द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इमैटेरियल। ये जो प्लेस है, किस चीज़ की प्लेस? प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। कहता प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज इमैटेरियल। ये नहीं देखा जाएगा कि ये जो मिस्टर XYZ है, ये जो किसी मुल्क में कोई पेटेंट या कोई आर्टिकल रजिस्टर्ड कर रहा है, ये तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं और हो रही है। तो लिहाजा इसके बेस पे पेरिस कन्वेंशन कहता है कि उसके जो रजिस्ट्रेशन है या जो आई मीन टू से प्रोटेक्शन है ये रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर वो उस डोमेस्टिक लॉ के रूल के मुताबिक है। तो हर मुल्क के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा या जो रिक्वायरमेंट होगी वो दूसरे मुल्क के प्रोसेस या रिक्वायरमेंट से अलग हो सकती है। तो रजिस्ट्रेशन जो होगी, रजिस्ट्रेशन दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक लॉ ऑफ दैट लैंड। रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया कि जो डोमेस्टिक लॉ है वो प्रिवेल होगा। एक
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस का भी दिया गया। कंपल्सरी लाइसेंस, compulsory license is basically a license granted by public authority of the contracting state to anyone without the permission, without the consent of the patentee, without the consent of the owner। अगर सरकार पेटेंट के राइट या डिज़ाइन के राइट किसी और शख्स को ग्रांट करती है विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंटी, तो ऐसे लाइसेंस को कहा गया कंपल्सरी लाइसेंस। इसमें विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंटी, अब सवाल ये उठता है कि कब कंपल्सरी लाइसेंस सरकार जारी कर सकती है या पब्लिक अथॉरिटी जारी कर सकती है। ज़हन में रखिएगा कि वंस a patent has, one invention has been registered या one design has been registered, it become intellectual property of that individual। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ गए। एक्सक्लूसिव राइट उसको किस लिए दिए गए? ताकि वो बेनिफिट उठा सके। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो मोनोपोली क्रिएट करे, वो चीज़ क्रिएट ही ना करे, उस चीज़ की यूटिलिटी ही बंद कर दे। तो पेरिस कन्वेंशन कहता है कि अगर जो पेटेंटी है, वो जो ओनर है, वो विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर उसको फंक्शनल ना करे, वो जो पेटेंट है या वो जो यूटिलिटी मॉडल है या वो जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर काम ना करे, उसकी यूटिलिटी को ना लाए, तो सरकार उससे ये जो राइट है बनाने का, किसी और को ये हक दे सकती है कि अब आप ये मैन्युफैक्चर कर दें। क्यों कर सकती है? क्योंकि 3 साल गुजर गए और अभी तक आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, आप जो है वो उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, उसको आई मीन टू से फेल हो गए हो टू वर्क ऑन दैट। तो इसलिए तो आपको ये राइट नहीं दिया गया था कि आप रजिस्टर्ड करके उसको रख लें, उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अगर कोई दरख्वास्त देता है तो सरकार, ये जो पब्लिक अथॉरिटी है, विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंटी किसी शख्स को अथोराइज कर सकती है, लाइसेंस जारी कर सकती है कि आप इसको बनाएं, एंड दैट इज़ नोन एज कंपल्सरी लाइसेंस। लेकिन ज़हन में रखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जर्व होंगे। इट मीन टू से कि पेटेंटी को मौका दिया जाएगा अगर वो फेल होता है टू ब्रिंग अ रीज़नेबल जस्टिफिकेशन कि किस वजह से ये अभी तक जो फ्रूटफुल नहीं हुआ, किस वजह से इसके ऊपर काम नहीं हुआ या इसकी यूटिलिटी नहीं हुई। तब अगर जब जो पब्लिक अथॉरिटी है अगर वो मुतमईन है तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट की जा सकती है। किसको की जा सकती है? जो सरकार बेहतर समझे। इनके साथ साथ किस चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, प्रोहिबिशन। पेरिस कन्वेंशन कहता है कि कुछ जो पेटेंट है या कुछ नाम है या कुछ सिंबल हैं, कुछ ट्रेडमार्क हैं, ये जो निशानात हैं, इसको रजिस्टर्ड कोई भी स्टेट नहीं करेगा, पाबंदी होगी। वो कौन से निशानात हैं कि जिसके ऊपर पाबंदी होगी? नंबर 1, एक ऐसा निशान कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कॉमन सेंस की बात है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जो चीज़ एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो चुकी है किसी के नाम पे, दोबारा तो उसको रजिस्टर्ड नहीं हो गई। दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा नाम है जो आइडेंटिकल है, आई मीन टू से ट्रांसलेशन है, इमिटेशन है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो वो नाम भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिशन है। तीसरी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, कहा गया कि जितनी भी स्टेट एम्बलम है, राइट, कहा कि कुछ ख़ास सिंबल रजिस्टर्ड नहीं होंगे। स्टेट एम्बलम,
जो स्टेट के जो ऑफिशियल साइन है, जितनी भी स्टेट एम्बलम होंगे, जैसे कि जो श्रीलंका है उसके फ्लैग के ऊपर जो एक शेर है और उसने एक तलवार पकड़ी हुई है, वो तलवार उसने क्यों पकड़ी हुई है, इसके बारे में तो पेरिस कन्वेंशन कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहा है कि ये जो स्टेट एम्बलम है इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड करना है तो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द वीपो, इसके लिए वीपो से परमिशन लेनी पड़ेगी। वीपो के परमिशन के बगैर ये वाले एम्बलम रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। सेम इज़ द केस ऑफ एनी अदर ऑफिशियल साइन। कोई और ऑफिशियल साइन है किसी भी मुल्क का, वो भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक वीपो से परमिशन ना ली जाए। या कोई और हॉलमार्क है, किसी भी मुल्क के डिपार्टमेंट का ऑफिशियल सिंबल है, मोनोग्राम है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। उसके लिए भी जो वीपो है उसकी जो परमिशन है वो चाहिए, और वीपो इसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार एडॉप्ट करता है, उस मुल्क से पूछता है, तब जाके परमिशन दी जाती है। अदरवाइज़ रिजेक्ट किया जाता है इस तरह के सिंबल को। इसके अलावा ये अनफेयर कंपटीशन की बात करता है। अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन से मुराद कि कोई इस तरह का बिज़नेस नहीं किया जाएगा जो डिसऑनेस्टली पे बेस्ड हो। मतलब स्टेट को डायरेक्ट किया गया कि स्टेट ने कोशिश करनी है कि फेयर बिजनेस हो, जो है वो मेरिट के ऊपर अगर किसी को compete करना है तो compete करे, कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा, कोई डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, डिसेप्शन नहीं की जाएगी, तो स्टेट इसमें वाइटल रोल प्ले करे, ऐसा पेरिस कन्वेंशन का मानना है। द लास्ट वन, पेरिस कन्वेंशन में एक यूनियन का जिक्र किया गया कि एक यूनियन इस्टेब्लिश किया जाए कि जो क्या करे, जो पेरिस कन्वेंशन है उसको ग्लोब में रेगुलेट करे। ये यूनियन के कितने पार्ट होंगे? इस यूनियन के 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट को कहा गया असेंबली। असेंबली में जितनी भी ये पेरिस कन्वेंशन के मेंबर हैं वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। सेकंड जो इसकी कैटेगरी होगी दैट विल बी एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी से मुराद ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कमांड इसके पास होगी, फैसले ये करेगी, इम्प्लीमेंटेशन ये करेगी एग्जीक्यूटिव कमिटी। और इसमें लोग कहाँ से आएंगे? असेंबली से इलेक्ट होके आएंगे। इन द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ब्यूरो। इंटरनेशनल ब्यूरो वाइपो का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठेगा, डायरेक्टर जनरल, उसको इंटरनेशनल ब्यूरो कहा गया। और ये जो परमिशन की बात की गई थी यहाँ पर कि वीपो से परमिशन लेनी है, तो वो परमिशन बेसिकली किसकी परमिशन होगी? जो इंटरनेशनल ब्यूरो है उसकी परमिशन दरकार होगी टू रजिस्टर्ड सच लाइक नेम, स्टेट एम्बलम, ऑफिशियल साइन और हॉलमार्क एक्सेट्रा। तो जो यूनियन था यूनोबेटर की, यही यूनियन बाद में वीपो में कन्वर्ट होता है, बल्कि उससे पहले बिरपी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये वीपो में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम पेरिस कन्वेंशन को देखें कि पेरिस कन्वेंशन में जिस यूनियन का जिक्र किया गया वो बिरपी में कन्वर्ट हुआ और बिरपी फाइनली वीपो में कन्वर्ट होता है। एंड वीपो इस वक्त वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पूरी ग्लोब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहा है। अगर हम इसकी समरी देखें कि अभी तक जो पेरिस कन्वेंशन है इसके बुलेट में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले टोटल आर्टिकल 30, साइन 1883, इफेक्टिव 1884 और फाइनली अमेंड होता है 1979 में। ये फर्स्ट ट्रीटी है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके लिए ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट 1883 पेरिस में साइन हुआ। इसके बाद ये किन चीज़ों को डील करता है? ये डील विद पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सर्विस जो सर्विस सीक्रेट है उसको भी ये रेगुलेट करता है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि इन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन हो और इसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, और उसके लिए यही स्टैंडर्ड, ये उसूल फॉलो किए जाएं। कोई स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। आई मीन जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होंगे सबकी एक ही नेशनलिटी है। कोई स्टेट अपने सिटीजन को फेवर नहीं करेगा, अपनी नेशनल को फेवर नहीं करेगा। फेवर किसको करेगा? जिसने भी पहले अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई रेगुलर एप्लीकेशन दी है उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी रजिस्ट्रेशन में। और कहा कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी बशर्ते कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में डोमिसाइल हो या किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई इफेक्टिव बिजनेस रन कर रहा हो, कोई कमर्शियल इंडस्ट्री, कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई कंपनी रन कर रहा हो, कोई फर्म रन कर रहा हो, तो उसको भी जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। और कहा तमाम स्टेट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलो करेंगे। किसी एक स्टेट की रिजेक्शन की वजह से दूसरा स्टेट उसका पेटेंट या डिज़ाइन रिजेक्ट नहीं करेगा। हर स्टेट आज़ाद है, खुद मुख्तार है अपने फ़ैसले में, उसके ऊपर दूसरे स्टेट का फ़ैसला रिजेक्शन का, एक्सेप्टेंस का या रिफ्यूज़ल का असरअंदाज नहीं होगा। फिर ये भी कहा कि कोई स्टेट इस वजह से पेटेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा कि ये तो मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है तो लिहाजा इस मुल्क में इसको रजिस्टर्ड नहीं करना। इस बेस के ऊपर उसकी प्रोटेक्शन रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी। कहते हैं अगर कोई पेटेंटी 3 साल तक विदाउट एनी रीज़नेबल काज उसको इफेक्टिव नहीं करता, उसके ऊपर काम नहीं करता, यूटिलिटी नहीं देता या उसको इंडस्ट्री में नहीं यूज़ करता, तो कंपल्सरी लाइसेंस जारी किया जा सकता है। कौन जारी कर सकता है? पब्लिक अथॉरिटी जारी कर सकती है। प्रोहिबिशन लगा दी गई स्टेट के ऊपर कि इस तरह के नाम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं करने, या वो जो स्टेट की एम्बलम है या जो ऑफिशियल साइन है या जो हॉल मार्क है ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं करना। इसके लिए भी वाइपो, पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वाइपो है उससे परमिशन लेनी है। यही फार्मूला एब्रीवेशन के ऊपर भी है, यही फार्मूला फ्लैग के ऊपर भी है और यही फार्मूला बाकी डिपार्टमेंटल साइन के ऊपर भी है। इसी जो कन्वेंशन है उसमें अनफेयर कंपटीशन को रद्द किया गया है और स्टेट की जिम्मेदारी लगाई है कि अनफेयर कंपटीशन को ख़त्म किया जाए, फेयर कंपटीशन को फ़रोग़ दिया जाए और एक यूनियन इस्टेब्लिश किया जाए जो असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी और इंटरनेशनल ब्यूरो पर मुश्तमिल हो, जो वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको फ़रोग़ दे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा। द खुदाई पामान।